हेलो एवरीवन, आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजभाषा अधिकारी का पद अपने आप में ही बहुत ही गौरवपूर्ण होता है और सभी लोगों का यानी बहुत लोगों का ये सपना होता है कि वो राजभाषा अधिकारी बने। तो आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी का 2022 और 23 का जो रिजल्ट आया है, जो अभी अंतिम परिणाम जारी हुए हैं, उसमें संदीप यादव का चयन हुआ है और संदीप यादव आज हमारे साथ में है। तो चलिए जानते हैं उनकी इस सफलता का मंत्र क्या रहा है, किस तरीके से उन्होंने अपनी ये तैयारी जारी रखा और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे। तो संदीप, सबसे पहले आपको आई एग्जाम बी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जो थैंक यू आपने मैम। बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। तो संदीप, हमारे यूट्यूब के दर्शक आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप उनको अपने बारे में बताइए। जी मैम, सर्वप्रथम तो मैं आई एग्जाम बी की टीम को अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हीं के द्वारा मुझे ये मंच प्रदान किया गया है जहाँ पे मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूंगा। और तो मैं सर्वप्रथम अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम संदीप यादव है। मैं ग्राम बामोर कला, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट या जिला शिवपुरी से हूँ, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मेरा शुरुआती शिक्षा जो जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है, उसके बाद मैंने स्नातक शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय से बीएससी में कर रखा है। तत्पश्चात मैंने हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर शासकीय भेरूलाल पाटीदार कॉलेज से किया हुआ है और मैंने हाल ही में अपना पीजीडीटी डिप्लोमा भी कर लिया है, जो कि इग्नू से किया है। और मैं वर्तमान में कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, परंतु अभी मेरा चयन राजभाषा अधिकारी के तौर पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हो चुका है। तो संदीप, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है उसमें आपने जी बीएससी मैम। किया हुआ है जी और मैम। इस राजभाषा अधिकारी के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, हिंदी या अंग्रेजी की आवश्यकता होती है, और जो कि जी मैम। एक आर्ट सब्जेक्ट में होते हैं, बीए होना चाहिए उसके लिए। तो जी मैम। राजभाषा अधिकारी बनने के लिए आपको मोटिवेशन कैसे मिला और कब आपने इसके बारे में तैयारी करने के लिए सोचा? जी मैम, राजभाषा अधिकारी बनने के लिए चूंकि मेरा रुझान शुरू से ही भाषा में रहा है, तो मेरे बीएससी के टाइम पर भी मेरे दो विषय हिंदी और इंग्लिश रहे हैं। तो भाषा भाषा हमेशा से मेरा एक अहम हिस्सा रहा है। उसके पश्चात ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मेरे एक दीदी हैं जो कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, जो कि वर्तमान में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हैं रेलवे में, देवेनादी। उन्होंने मुझे इस विषय में गाइड किया, उन्होंने मुझे इस विषय में बताया, तो उनके द्वारा मुझे इसके बारे में जानने को मिला। उसके पश्चात उनके निकी भैया ने, जो कि वर्तमान में राजभाषा अधिकारी हैं कैनरा बैंक में, उन्होंने बहुत गाइड किया पूरी इस जर्नी में। इस पूरी यात्रा में कभी भी आपको असफलता का सामना करना पड़ा और अगर करना पड़ा तो उससे उभरने के लिए आपने क्या किया? मैम, ये मेरा प्रथम प्रयास था और कहीं पे भी मुझे कोई खुशकिस्मती रही कि मुझे किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे बहुत ही अच्छे मित्र रहे, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहा इस पूरे जर्नी में। तो सबका आशीर्वाद बना रहा और सबका सदैव प्रोत्साहन मिलता रहा, उसी के कारण मैं आगे बढ़ता रहा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि संदीप यादव जो हैं वो आई एग्जाम बी के भी स्टूडेंट्स रहे हैं। उन्होंने आई जी एग्जाम बी मैम। के साथ इस राजभाषा अधिकारी की तैयारी की है। तो जी मैम। संदीप, आप ये बताइए कि आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता कब महसूस हुई? मैम, चूंकि मैं तैयारी तो मैं लगभग 1.5-2 साल से कर रहा था, परंतु मैं हमेशा से डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रैक्टिस करना चाहता था, क्योंकि मुख्य परीक्षा एक बहुत ही निर्णायक रोल प्ले करती है इस पूरी परीक्षा में और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा से इंटरनेट के थ्रू अपने जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको ढूंढता रहता था। और वहां पे मुझे पता चला कि केवल एकमात्र ऐसी वेबसाइट है आई एग्जाम बी जो डिस्क्रिप्टिव भी प्रोवाइड करती है। तो अदरवाइज बाकी सारे वेबसाइट्स पर मॉक तो है राजभाषा के, परंतु डिस्क्रिप्टिव का ऑप्शन नहीं है वहां पे। तो इसीलिए मैंने आई एग्जाम बी को ज्वाइन किया, ताकि मुझे मुख्य परीक्षा में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो क्या आई एग्जाम बी के द्वारा आपका जो आपने सोच के आई एग्जाम बी को ज्वाइन किया था, तो क्या
आपको वो चीजें मिली आई एग्जाम बी के द्वारा? जी मैम, जो मैं चाहता था मुझे मिल चुका और मिल गया। तो संदीप, आपके इस बार की जो कट ऑफ निकली हुई है उसमें आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। तो क्या आपने जी मैम, ये सोचा था कि कट ऑफ में आप इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे? मुख्य परीक्षा के अंक चूंकि जारी कर दिए गए थे और मेरे मुख्य परीक्षा में अंक बहुत अच्छे थे, और इसी वजह से मुझे इस बात का विश्वास तो था कि मेरा हो जाएगा चयन, परंतु ये नहीं पता था कि इतने अच्छे अंक आ जाएंगे। और सब ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि मुझे अच्छे अंक मिले सब जगह। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये राजभाषा अधिकारी की जो परीक्षा होती है उसमें अनुवाद का बहुत अहम रोल होता है, और जी मैम। इसमें टाइपिंग भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो जी अनुवाद होता है वो टाइपिंग के द्वारा ही किया जाता है। तो आपने जी टाइपिंग के लिए किस प्रकार से अभ्यास किया? क्योंकि बहुत सारे मैम, मैं विद्यार्थियों का टाइपिंग में ही जी जी रुक जाता है रिजल्ट। तो उसके लिए जी आपने मैम, क्या प्रयास किए? मैं इस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, जो लगभग एक चौथाई हिस्सा है वो टाइपिंग का है। तो ऐसे में टाइपिंग को नकारना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा से, जब से मैं इस परीक्षा को लेके प्रयत्नरत हूँ, तब से मैंने, जो कि लगभग प्री के पहले से मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, परंतु प्री के और कुछ टाइम से पहले से मैंने प्रतिदिन का ये नियम बना रखा था कि मैं 1 घंटे टाइपिंग जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो वो प्रतिदिन में समय निकालकर 1 घंटे की टाइपिंग अवश्य करता था। मेंस में आप तभी पहुंचेंगे जब आपका प्री क्लियर होगा। जी तो मैम। प्री के लिए आपने किस प्रकार से तैयारी की, क्योंकि वहां पर रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का पोर्शन होता है। तो उसके लिए जी आपने मैम। क्या अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई थी? मैम, जी, स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि जब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रखा था, उस टाइम से मैं मॉक्स में अपियर कर रहा था, और मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने मॉक्स दे रहा था। परंतु मॉक्स में मैंने अपने बारे में ये जाना कि मेरे अंक रीजनिंग और इंग्लिश में तो आ जाते थे, परंतु जीए में मुझे हमेशा कम ही अंक आते थे। तो इसी विषय को लेके मैं सजग रहा और सचेत होते हुए मैंने जीए पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि आपको इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। तो इसीलिए मैंने जीए को लेके बहुत सारे वेबसाइट्स, इवन आई एग्जाम बी की बीपीडीएफ के थ्रू भी मैंने पढ़ा, जहाँ पे क्रिस्प एंड कंसाइज मैनर में आपको जो छोटे छोटे करंट अफेयर्स हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा मैंने जितने भी अधिक से अधिक मॉक्स लगाने की कोशिश की, अधिक से अधिक, चाहे वो किसी भी वेबसाइट का हो। और तो सभी के मॉक्स लगाए मैंने, और उन सबको मॉक्स लगाने के बाद जितने भी क्वेश्चंस रहे स्पेसिफिकली जीए पोर्शन के, तो वो मुझे याद रहे, और इनको याद करना ही मैंने उचित समझा, क्योंकि वो छोड़ देना मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता था। और पूरे इस परीक्षा के दौरान मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह देता हूँ कि मुझे केवल और केवल एक ही चीज का डर था, वो था जीए, क्योंकि उसका सिलेबस इतना विस्तृत विस्तृत है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो तो इसीलिए इस मैंने जीए पे बहुत ध्यान दिया तो, शुरुआती दौर में। तो फिर उसके जीए में बाद कहीं मैंने मेंस को लेके फोकस किया, और मेंस को ही, मुख्य परीक्षा को ही मैंने ध्यान दिया उसके पश्चात। तो मेंस, फिर इसके बाद जब प्री के आपका क्लियर हो गया तो आपने पूरा जी मैम। डेडिकेशन से मेंस की तैयारी की होगी, और फिर जी मैम। इंटरव्यू की। तो मेंस जी मैम। और इंटरव्यू में किसी समस्या का सामना करना पड़ा? कभी कभी आपको डिमोटिवेशन भी आया होगा कि क्या हो पाएगा मेरे से, ये नहीं हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा? तो ऐसा कभी आपने जी मैम। अनुभव किया? जी मैम, ये उतार चढ़ाव का तो पड़ाव चलता ही रहता है जीवन में। आप जीवन में एक परीक्षा ही होती है, और परीक्षा का भाव ही मन में आते ही हम छोटे से छोटे कार्य भी करने में असहज हो जाते हैं। तो ये भाव सारे रहे हैं, परंतु इस समय मेरा बहुत अच्छा मित्र रहा, जो मेरे साथ हमेशा रहा, जो हमेशा मुझे पुश करता रहा, प्रोत्साहित करता रहा। उसके पश्चात देवीना दी, जिनके बारे में मैंने बताया, जो मुझे हमेशा से प्रेरित करती रही कि देखो मैं भी यहाँ पहुंच गई हूँ, तो आप भी पहुंच सकते हो, आप भी कुछ अच्छा कर सकते हो। निकी भैया का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा मुझे। तो उनके द्वारा सदैव कहा गया कि बहुत अच्छा होगा, आप निश्चिंत रहें, आप कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं, मेरे मित्र के एक जीजा जी हैं जो कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा भी मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। उन्होंने भी कहा कि बहुत ही अच्छा है और तुम कर जाओगे, तुम्हारा भाषा में इतनी रुचि है, तो तुम्हें अवश्य ही इसमें सफलता प्राप्त होगी।
तो सभी, उसके अलावा मेरा पूरे परिवार का जो गांव में रहता है वर्तमान में, तो उनके द्वारा हमेशा आशीर्वाद बना रहा, और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के कुशल मार्गदर्शन से ये संभव हो पाया। तो संदीप, आपने सिर्फ राजभाषा अधिकारी ही बनना क्यों चुना? और उसका कारण मेरी रुचियों से रहा है। मुझे शुरू से पढ़ने लिखने का शौक रहा, और उसमें भी मुझे भाषा से बड़ा लगाव रहा, भाषा से बड़ा प्रेम रहा मुझे। तो इसी कारण मैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहता था, और उसके लिए बनना भी चाहता था। परंतु जब जेटीओ का नोटिफिकेशन आया एसएससी के द्वारा, तो उस टाइम मेरा रिजल्ट नहीं आया था एमए का, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरा फुलफिल नहीं हो रहा था। इसलिए इस बार वो एसएससी जेटीओ छूट गया। और चूंकि मुझे इस बारे में पता था कि राजभाषा अधिकारी का भी होता है और इसका पद और अच्छा है, तो मैं इसके लिए पहले से ही मतलब सजग था, और इसको लेके हमेशा से चाहता था कि राजभाषा अधिकारी बनने का पद प्राप्त हो, जहां से मैं अपने देश का, अपनी भाषा का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिल सके। तो संदीप, जैसे कि आपने बताया कि आपने पहले अटेम्प्ट में ही ये परीक्षा क्लियर जी किया है, तो आप जी ये मैम। बताइए कि आपने प्रतिदिन कितना समय इस परीक्षा के लिए दिया? मैम, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जितना भी समय था, अन्य क्रियाओं के अलावा, जैसे कि जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ाता भी था बच्चों को, तो उसके अलावा जितना समय था, मैंने संपूर्णतः कोशिश की है कि मैं इसी क्षेत्र में अपना समय दे सकूं, इसी की तैयारी में अपना समय दे सकूं, जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो सके। मैंने कभी टाइम का ध्यान नहीं रखा, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि समय का भान मुझे इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि मुझे इसमें बोरियत नहीं महसूस हुई, टीडियसनेस ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे रुचि थी, और मुझे पढ़ने मजा आता था, मुझे शब्दों को जानने में, समझने में, और वाक्यों को संरचना समझने में, नए नए शब्दों को सीखने में मजा आता था। इसीलिए मैं इसको कर पाया, और बिल्कुल। मुझे कभी बोरियत महसूस नहीं हुई मैम, इसीलिए मैंने बिल्कुल। इसको पढ़ा। बिल्कुल, इंसान को समय सफल नहीं बनाता है, जबकि समय का सही उपयोग सफल बनाता है इंसान को। तो जी मैम। आपने उस समय का सदुपयोग किया, समय नहीं देखा कि कब मुझे पढ़ना है, जगना है। जब भी आपको टाइम मिला, तभी आपने उस अपना समय निकाल कर अपनी लक्ष्य जी मैम। तक पहुंचने के लिए उस पे तत्पर रहे। तो संदीप, अब आप राजभाषा अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो राजभाषा जी मैम। अधिकारी के तौर पर आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? मैम, जो राजभाषा अधिकारी का मुख्य कार्य होता है भाषा संवर्धन, भाषा का प्रचार प्रसार, वो मैं सर्वप्रथम अपने द्वारा अपने क्षेत्र में सब जगह पहुंचा कर करना चाहूंगा। अधिक से अधिक भाषा का प्रचार प्रसार करना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके लिए मैं सोशल मीडिया, जो कि एक संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, उसका इस्तेमाल करूंगा आने वाले समय में। वर्तमान में मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, परंतु अब चूंकि मुझे भाषा का मेरा कार्य यही है, तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के द्वारा भाषा का प्रचार प्रसार करूंगा। लेकिन आपकी जी परीक्षा में आपने बताया कि जैसे आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं, लेकिन जी जो मैम। आपकी नहीं। पढ़ाई है वो ऑनलाइन हुई है। तो जी मैम। आपकी नजरों में जो इंटरनेट है और जो ऑनलाइन क्लासेज है, उसका क्या महत्व है? जी मैम, इस युग में मैं कहना चाहूंगा कि इंटरनेट एक 440 वोल्ट का लाइव वायर जैसा है, जिसको आप पकड़ के जल भी सकते हैं, और जिसको पकड़ के आप कुछ भी, आप उसको चैनलाइज कर लें उस एनर्जी को, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे पास समय नहीं था कि मैं किसी ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकूं और उसको पढ़ सकूं। तो मुझे इंटरनेट ने बहुत ही हेल्प की, और मतलब इंटरनेट के थ्रू ही मुझे बहुत सारी जानकारियां जानने को मिली। जैसे मैंने सब जगह ढूंढा, परंतु कहीं पे भी मार्क्स नहीं मिले मुझे डिस्क्रिप्टिव के, एक्सेप्ट आई एग्जाम भी के। तो वो केवल इंटरनेट के थ्रू ही संभव हो सका। उसके अलावा राजभाषा विभाग की वेबसाइट स्पष्ट तौर पर सारी चीजें आपको बता के रखती है, तो वो सारा केवल और केवल इंटरनेट के माध्यम से ही हो पाया। तो संदीप, ये बताइए कि इस परीक्षा में यानी राजभाषा अधिकारी के लिए जी शब्दावली मैम। का क्या महत्व होता है? मैम, शब्दावली का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि शब्दावली के बिना आप, मैं यूं कह देता हूँ कि भाषा में शब्दों का ही महत्व होता है। यदि आपको शब्दों का ज्ञान नहीं, शब्दों की अहमियत का ज्ञान नहीं, तो शब्दों का किस प्रयोग में कितना गहरा अर्थ हो सकता है,
उसका अगर आपको ज्ञान नहीं तो भाषा में आप अभिव्यक्ति नहीं कर सकते अपने विचारों को। तो इसीलिए, और दूसरी बात यह है कि राजभाषा अधिकारी का जो एग्जाम है उसमें तो शब्दावली का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो जो आरबीआई की डिक्शनरी है, जो कि आपके द्वारा ही बताई गई है और लोगों के जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए उनके द्वारा भी बताया गया है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। तो मैंने उसको लगातार कोशिश की है कि मैं प्रतिदिन एक नज़र उस पर फेर लूं। मतलब एक प्रश्न पर एक दिन में एक बार नज़र कोशिश करता था कि देख लूं। हाँ, मैंने रिवाइज बहुत बार किया है, पर हाँ, आप कह सकते हैं कि रिवाइज करने से शायद वो मेरी स्मृति में बैठ गए होंगे और मुझे इसका फायदा मिला। और फिर इसी से मुझे ट्रांसलेशन में भी बहुत हेल्प हुई, क्योंकि ट्रांसलेशन में आपको बहुत सारे शब्द ऐसे थे जिनका वास्तविक तौर पे अगर आपने शब्दावली पढ़ी नहीं है तो आप नहीं समझ सकते, और शब्दावली पढ़ने के बाद ही आप उन शब्दों के अर्थ को समझ सकते हैं और फिर आप उनको वहां पे अनुवाद कर सकते हैं। तो अनुवाद करने में, जो अनुदित पाठ है उसको समझने में और ये सब करने में मुझे शब्दावली का बहुत बहुत अधिक फायदा मिला है। तो संदीप, जैसा कि जानते हैं, किसी की सफलता के पीछे सिर्फ उस इंसान का नहीं, बाकी दूसरे लोगों का भी श्रेय होता है। तो आप अपनी जी मैम। सफलता का श्रेय किसको किसको देना चाहते हैं? कौन है आपकी सफलता के पीछे? मैम, मेरा सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय दूंगा, और मेरा पूरा परिवार जो एक्सटेंडेड फैमिली है, चाचा ताऊ चाची मामा मामी, सब लोगों ने मतलब निरंतर मेरा जो कहा जाए कि प्रोत्साहन किया। उसके अलावा मेरा एक मित्र जो कि मेरे साथ पूरे टाइम रहा इस पूरी जर्नी में, मेरे दिव्यना दी, जिनके बारे में मैंने बताया, जो कि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक है रेलवे में, उनके द्वारा भी मुझे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहा। निक्की भैया ने भी शुरुआत से लेकर अंत समय तक इवन इंटरव्यू में भी गाइडेंस दिया। उसके अलावा मेरे एक मित्र हैं, उनके जीजा जी, जिनके द्वारा भी इंटरव्यू का मुझे बहुत प्रैक्टिस कराई गई, उनके द्वारा बहुत हेल्प हुई मुझे। और इन सब के अलावा मैं आई एग्जाम भी का मुख्यतः आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा मुझे इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराई गई और मेंस मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करवाई गई, और वो सब आई एग्जाम बी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा मेरी सफलता में। तो आई एग्जाम बी के साथ संदीप, आपका अनुभव कैसा रहा? जी मैम, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आई एग्जाम बी ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिस्क्रिप्टिव प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए मॉक्स राजभाषा अधिकारी के लिए, जहां तक मुझे ज्ञात है, वो और कहीं नहीं होते हैं। तो मुझे जो चाहिए था वो राजभाषा अधिकारी बनने के लिए आई एग्जाम बी ने पूर्णतः मेरी जो भी इच्छाएं थी उनको फुलफिल किया है। तो संदीप, एक बार फिर से आपको मेरी तरफ से और आई एग्जाम की पूरी टीम की तरफ से फिर से बधाइयां, और आपके जी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें और आपका जी भविष्य उज्जवलमय रहे। जी धन्यवाद। मैम, मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके कुशल मार्गदर्शन के बिना और पूरी आई एग्जाम बी टीम के जो गाइडेंस के बिना ये संभव नहीं हो पाता। परंतु आप सबका सहयोग रहा, आप सबका मार्गदर्शन रहा, आशीर्वाद रहा, तो ये कार्य संभव हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद संदीप, आपने अपनी सफलता का श्रेय आई एग्जाम बी को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर मैम।